देखो हम लोग रेशियो एनालिसिस समझ रहे हैं फास्ट ट्रैक में। तो सबसे पहले एक चीज ये समझो, ये रेशियो एनालिसिस जो है ना, उसमें हम लोग करते क्या है, विद द हेल्प ऑफ द रेशियो हम ऑर्गेनाइजेशन के हेल्थ को चेक करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का हेल्थ कैसा है इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी, इन टर्म्स ऑफ सॉल्वेंसी, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स। मतलब बेसिकली हम लोग जब हेल्थ डायग्नोसिस करते हैं तो हम लोग बेसिकली चार चीज़ों को देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन अपने शॉर्ट टर्म रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस को रीपे कर सकता है, मतलब शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसीज चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ द लिक्विडिटी रेशियोज। एंड लिक्विडिटी रेशियोज इंक्लूड्स दो रेशियो, सिर्फ ऐसे बहुत सारे रेशियोज है, तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ दो रेशियो है। वन इज द करंट रेशियो, अनदर वन इज द लिक्विड रेशियो। एंड देन विल मूव टू द सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो तुम्हारा लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को चेक करता है, आप लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन रीपे करने के कैपेबल हो कि नहीं, मतलब लॉन्ग टर्म डेट्स को तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन रीपे कर सकता है। दैट इज व्हाट, दैट इज सॉल्वेंसी रेशियो। दिस कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज अ कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो। ठीक है, इसमें रेशियोज आता है डेट इक्विटी रेशियो, डेट टू टोटल एसेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो वगैरह वगैरह। ठीक है, अब इसके बाद अपने नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस रेशियो। परफॉर्मेंस रेशियो मतलब क्या हुआ, तुम जो सेल्स अचीव करना चाह रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन में मेन चीज है सेल्स। अगर सेल्स अच्छा होगा तो प्रॉफिट तो बाय डिफॉल्ट अच्छा होगा। तो सेल्स को अचीव करने के टर्म्स में तुम जो इन्वेस्टमेंट करते हो, स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट करते हो, उनका क्या परफॉर्मेंस है। मतलब मेनली इसमें अपने रेशियोज, तीन रेशियोज चेक करते हैं। ऐसे तो बहुत सारा रेशियोज हो सकता है, मेनली तीन रेशियो चेक करते हैं। कुछ बताएगा क्या क्या रेशियो? रेशियो कौन सा रेशियो था? करंट रेशियो। टीम बता, हम तो उसका परफॉर्मेंस रेशियो। हंसिका बता रही है, हंसिका। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर ठीक है, लेकिन हम क्या बोला ना, स्पेसिफिक जो सेल्स को अचीव करने के लिए इन्वेस्टमेंट होता है, वो डेटस में इन्वेस्टमेंट होता है, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट होता है। बेसिकली हम लोग टर्नओवर रेशियोज की बात कर रहे हैं। एक रेशियो होता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो, दूसरा रेशियो होता है डेटस टर्नओवर रेशियो, दैट इज अ ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, एंड तीसरा रेशियो होता है ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। ये तीन रेशियो स्पेसिफिक है, अदरवाइज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर भी इसी में आता है, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर भी इसी में आता है, सारा टर्नओवर रेशियो इसी में आता है। अब इसके बाद नेक्स्ट एक पार्ट अपने पास आता है, दैट इज अर्निंग रेशियो। अर्निंग रेशियो इज द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, सारा प्रॉफिट का रेशियो इसी में आता है। मतलब नेट प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। तो ये सारा एक ब्रीफ है कि ऐसा होता है। रेशियो जब हम लोग एक्सप्रेस करते हैं ना, तो देख सपोज कर ले कोई वैल्यू आ रहा है 800%, परसेंट ही तो रेशियो है। 800%, कोई आ रहा है 80%, कोई आ रहा है 70%। तो देखो जनरली क्या होता है ना, रेशियो का बेस 100 होता है। ठीक है, तुम लिखने को तो 800% भी लिख सकते हो, बट लिखने का एक स्टैंडर्ड जो इंडस्ट्री में मेंटेन किया जाता है, बोलता 800% लिखते हुए अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि 100 से ज्यादा परसेंटेज हो ही नहीं सकता है। इट्स बेटर कैन बी राइट 800% 8 गुना है, तो हम इट्स बेटर 8 गुना ही लिख देते हैं, तो हम लोग उसको 8 टाइम्स लिख देते हैं। और परसेंट में अगर 100% तक है तो परसेंट में लिख देते हैं। और कुछ रेशियो को हम लोग क्या करते हैं ना, जो एक दूसरे को डिनोट करता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं ना, रेशियो का प्योर फॉर्म में लिख देते हैं। ए बाई बी, मतलब जैसे तुम लोग पार्टनरशिप में करता था A:B 3:2, वैसे लिख देते हैं। तो बेसिकली रेशियो को एक्सप्रेस करने के तीन वे होते हैं। वन इज द प्योर फॉर्म, प्योर फॉर्म मतलब 3:2। ठीक है, एंड अनदर वन क्या होता है, परसेंटेज फॉर्म, 60%, 70%, 80%। एंड अनदर फॉर्म होता है रेट्स में, जिसको अपने टाइम्स में बोल सकते हैं, 6 टाइम्स, 8 टाइम्स, 9 टाइम्स। 9 टाइम्स मतलब 900% है। डिनोट अल्टीमेटली एनालिसिस सबका सेम ही होगा, लेकिन अल्टीमेटली लिखने का तरीका, प्रेजेंटेशन वेरी करेगा, उसके चलते मार्क्स भी कटेगा तुम्हारा, क्योंकि जिस रेशियो को जैसे एक्सप्रेस करना है वैसे ही एक्सप्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसमें स्पेसिफिकली, तुम लोग स्टडी मेट से डिस्कस कर रहा है। देखो लिक्विडिटी रेशियो, पहला रेशियो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज अ लिक्विडिटी रेशियो, जो तुम अल्टीमेटली किस लिए देखते हो, चेक फाइनेंशियल स्ट्रेंथ टू पे इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज भी बोला जाता है। ठीक है, एक्सप्रेस्ड किस में किया जाता है इसको, प्रपोर्शंस में। प्रपोर्शंस का मतलब होता है प्योर फॉर्म ऑफ द रेशियो, प्योर फॉर्म ऑफ द रेशियो।
दैट इज A:B, समथिंग में एक्सप्रेस करना है। और जो सेक मतलब न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, एंड डिनोमिनेटर को एक्सप्रेस 1 के टर्म में ही करना है, ये ध्यान रखना। ये X:1 होना चाहिए, ठीक है। और तुम लोग के सिलेबस में स्पेसिफिकली बोल देता है रेशियो में 2 डेसिमल प्लेस तक एक्सप्रेस करो, तो 2 डेसिमल प्लेस ही लेना, उससे ज्यादा मत लेना। अगर सम पढ़ लेना, हो सकता है इसमें बोल दे एक्सप्रेस अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, जैसा बोले वैसा। जनरली स्टैंडर्ड पार्ट ये लोग तुमको 2 डेसिमल प्लेस बोलता है। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट, और ध्यान रखना सम, जैसे अपने रेशियो 3:2 आ रहा है, तो तुम 3:2 लिखोगे तो आंसर राइट है, बट मार्क्स कट जाएगा। इसमें तुमको क्या मेंशन करना है, डिनोमिनेटर मस्ट बी इन 1, तो ये क्या लिख सकते हैं अपने 1.5:1, ठीक है। 3:2 मत लिखना, एंड मीनिंग सेम होगा, 1.5:1 लिख या 3:2 लिख, बट 1 के टर्म में एक्सप्रेस करना है। ये सब टेक्निकल चीजें ध्यान रखना। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मूव ऑन कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट इज लिक्विडिटी रेशियोज में हम लोग शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन चेक करेंगे, उसमें 2 रेशियो चेक करते हैं सिर्फ। वन इज द करंट रेशियो, जिसका फॉर्मूला सबको पता है। क्या फॉर्मूला है करंट रेशियो का, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स में क्या क्या चीजें आती है, जो भी करंट एसेट्स लाइक स्टॉक, डेटर्स, बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस, प्रीपेड एक्सपेंसेस एटसेट्रा। इसमें कुछ चीजें ध्यान रखना, 2 चीज ध्यान रखना, जो यहां पे नोट्स में अपना लिखा हुआ है वैसे हम बता दे रहे हैं, और ये सब याद रखना। देखो सबसे पहले ये 2 चीज ध्यान रखना। नंबर 1, डेटर्स जो लेंगे वो नेट डेटर्स लेंगे। नेट डेटर्स का मतलब क्या होता है, डेटर्स माइनस पीबीडीडी। और जो इन्वेंट्रीज ली जाएगी, इन्वेंट्रीज कौन सी ली जाएगी, इन्वेंट्री में ऑलवेज ध्यान रखना, एक तो ईयर एंड इन्वेंट्री लेनी है, ठीक है। मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री लेनी है, ओपनिंग दी है तो भी इग्नोर मार देना, ठीक है। और दूसरा पार्ट, जब इन्वेंट्रीज लेते हो तो इन्वेंट्री इंक्लूड्स मेनी थिंग्स। मेनी थिंग्स मतलब क्या हुआ, इन्वेंट्री में सबसे पहले तो रॉ मटेरियल का स्टॉक आता है, डब्ल्यूआईपी का स्टॉक आता है, डब्ल्यूआईपी मतलब फिनिश्ड गुड्स। तीसरा क्या आता है, सॉरी डब्ल्यूआईपी मतलब सेमी फिनिश्ड गुड्स, एंड फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक आता है। 3 स्टॉक तो ये आया, ये गुड्स से रिलेट करता है, ये तो आएगा ही आएगा। लेकिन इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, स्टॉक मतलब कोई भी सेम नेचर की बहुत सारी चीजें अगर पड़ी हो तो तुम उसको इन्वेंट्री बोल सकता है। जैसे यहाँ पे हम बेंचेस पड़ी हुई है ना, हम इसको इन्वेंट्री बोल सकते हैं। बट ये जो इन्वेंट्री है इसको हम बेच रहे हैं क्या, बेच नहीं रहा है, तो रेशियो में इंक्लूड नहीं होना चाहिए, रेशियो में स्टॉक में इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली क्या हुआ, इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में स्टोर्स भी होते हैं, लूज टूल्स भी होते हैं, जो पार्ट ऑफ इन्वेंट्री होते हैं, क्योंकि मशीन को स्मूथली रन करने के लिए हम लोग स्टोर्स में सामान रखते हैं, कंज्यूमेबल्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल, ये ग्रीस वगैरह। एंड स्टोर्स में लूज टूल्स भी रहते हैं, नट बोल्ट्स एटसेट्रा, तो बहुत सारे पड़े रहते हैं, तो उसको इन्वेंट्री में काउंट किया जाता है, बट वो इन्वेंट्री गुड्स का पार्ट नहीं होता है। तो दैट इज वाई ध्यान रखना, स्टॉक जब भी कंसीडर करोगे दैट शुड नॉट इंक्लूड लूज टूल्स एज वेल एज स्टोर्स, ये दोनों इंक्लूड नहीं होगा। एंड इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी, ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं लोगे यहाँ पे, जो लिक्विडिटी रेशियो है। तो लिक्विडिटी रेशियो में हमारे पास 2 रेशियो था, वन इज द करंट रेशियो, करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स में डेटर्स पीबीडीडी लेस करके लेंगे, और स्टॉक जो लेंगे उसमें एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स लेंगे। स्पेयर पार्ट्स मतलब वही ये जो स्टोर हम जो वर्ड यूज कर। अच्छा, अब इसका एक स्टैंडर्ड रेशियो होता है इंडस्ट्री में करंट रेशियो का, एंड दैट इज 2:1. Standard form is 2:1. Then we'll move to the next ratio, that is a quick ratio, liquid ratio, acid test ratio. इसका फॉर्मूला होता है क्विक एसेट बाय करंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स में बेसिकली अपने क्या लेते हैं, क्विक एसेट्स मतलब हो जाता है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, और प्रीपेड एक्सपेंसेस में एडवांस टैक्स भी काउंट होता है अगर हो तो, ठीक है। एडवांस टैक्स भी तो प्रीपेड ही है, तो बेसिकली इसको भी काउंट करते हैं। तो अगर ये पार्ट हो तो इनको हटा के लेना, एंड इसके साथ साथ ध्यान रखना, यहां तो क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, तुमको तीनों नाम दिख रहा है। ये जो करंट रेशियो है इसको भी हम लोग एक और नाम से जानते हैं, द नेम इज द, यहाँ पे क्या हो रहा है, देख वर्किंग कैपिटल कंपोनेंट्स यूज हो रहा है। वर्किंग कैपिटल एब्सोल्यूट वैल्यू मिले तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी हो जाता है, रेशियो वैल्यू मिले तो करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी हो जाता है। तो इसका मतलब दिस रेशियो कैन आल्सो बी टर्म्ड एज अ वर्किंग कैपिटल रेशियो। इस रेशियो को वर्किंग कैपिटल रेशियो भी बोलते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो से, ये वर्किंग कैपिटल को डिनोट कर रहा है, तो दिस इज वर्किंग कैपिटल रेशियो, नॉट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल रेशियो इज करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी, तो दिस कैन बी टर्म्ड एज अ वर्किंग कैपिटल रेशियो। एक बार हम लोग सारा रेशियो ब्रीफ में डिस्कस कर रहे हैं जल्दी से, उसके बाद मूव ऑन करेंगे। तो आई थिंक ये लिक्विडिटी रेशियो सबको समझ में आ गया है। एंड ये जो लिक्विड रेशियो है ना, इसका भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है,
क्या स्टैंडर्ड फॉर्म होता है? 1:1। नाउ हम लोग आ रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो में। देखो कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो को सॉल्वेंसी रेशियो भी बोला जाता है। सॉल्वेंसी रेशियो बाय डिफॉल्ट होता है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, तो इसको लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो भी बोल सकते हैं। टेक्निकली कुछ भी ये लोग पूछ लेता है तो तुमको सारी चीजें पता होनी चाहिए। अब इसको किस में एक्सप्रेस करते हैं? इसको या तो टाइम्स में एक्सप्रेस करते हैं या प्रपोर्शंस में एक्सप्रेस करते हैं या परसेंटेज में भी एक्सप्रेस करते हैं। इट डिपेंड्स कैसी इंफॉर्मेशन है। तो अब अपने आते हैं, देखो इसको करने के लिए तुमको दो तीन चीजें पता होनी चाहिए। वन इज द कैपिटल एम्प्लॉयड, अनदर वन इज द डेट। सिंस हम यहां पे लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी चेक कर रहे हैं तो डेट मतलब क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी है तो डेट मतलब नॉन करेंट लाइबिलिटी हो जाएगी, ठीक है ना। डेट का मतलब हो जाएगा नॉन करेंट लाइबिलिटीज। अब क्वेश्चन ये आता है, ये तो ठीक है सर, डेट रहेगा मतलब बेसिकली बिजनेस में लॉन्ग टर्म पैसा कहां से आता है? दो ही जगह से आता है। एक खुद ओनर लगाता है मतलब शेयर होल्डर्स फंड, और दूसरा बाहर वालों से लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, दैट इज नॉन करेंट लाइबिलिटी। डेट मतलब नॉन करेंट लाइबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड मतलब इक्विटी। शेयर होल्डर्स फंड मतलब इक्विटी। तो बेसिकली क्या हो गया, और शेयर होल्डर्स फंड सबको पता है ना, वैसे एक बार पूछ लेता है शेयर होल्डर्स फंड में रिधिम बता क्या क्या चीजें आती है? ऐसा क्या, फिक्स एसेट्स भी डाल दे, बिल भी डाल दे। तुम बता आदर्श, शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या आता है? शेयर कैपिटल इंक्लूड बोथ द कैपिटल इक्विटी एज वेल एज प्रेफरेंस, ठीक है। और रिजर्व एंड सरप्लस में हर तरह का रिजर्व आ जाएगा, हर तरह का फंड आ जाएगा, एसओपीएल आ जाएगा, एक्सेप्ट प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड नहीं आएगा क्योंकि प्रोविडेंट फंड एक लाइबिलिटी होता है। और उसके अलावा बस यही रहेगा ना, वैसे यही रहेगा, रेशियो में इतना ही रहेगा। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस इंक्लूड्स एनी काइंड ऑफ रिजर्व्स, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, इन्वेस्टमेंट ये क्या बोलता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। एसओपीएल का डेबिट बैलेंस नेगेटिव साइन में रहेगा, एसओपीएल का क्रेडिट बैलेंस पॉजिटिव साइन में रहेगा। ये सारी चीजें ले ली जाएंगी, प्रोविडेंट फंड मत लेना, ठीक है। इसमें शेयर होल्डर्स फंड में एक और पार्ट आता है जो तुम लोग को फाइनल अकाउंट में जज कर सकता है, वो भी बहुत बेसिकली जज कर सकता है। शेयर वारंट्स, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स इज अ पार्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स। अब अपने आओ तो बेसिकली हम लोगों को पता चल गया कि इक्विटी में क्या क्या चीजें लेंगे, और इसके साथ साथ हम लोगों को पता है नॉन करेंट लाइबिलिटीज तो सबको पता है ना, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स रहेगा, डिवेंचर्स हो सकता है, कोई बैंक से लोन हो सकता है, ठीक है। तो अपने बेसिकली क्या करते हैं यहाँ पे, अगर हम तुमको बोले कैपिटल इंप्लॉयड बताओ, तो कैपिटल इंप्लॉयड क्या हो? कैपिटल इंप्लॉयड मतलब तुम्हारा पैसा बिजनेस में कितना लगा हुआ, लॉन्ग टर्म फंड्स, ठीक है। एक बार एक छोटा सा कंसेप्ट बता दे रहा है और क्या अप्लाई होगा तुम लोग के लिए वो भी समझ लो। कैपिटल इंप्लॉयड ऑलवेज दो अप्रोच से कैलकुलेट किया जाता है। दो अप्रोच क्या होता है पता है? एक होता है टोटल अप्रोच, एक होता है इक्विटी अप्रोच। इक्विटी अप्रोच से कैपिटल इंप्लॉयड मतलब ओनर का पैसा और किसी का पैसा नहीं। कैपिटल इंप्लॉयड मींस ओनर का पैसा, दैट इज इक्विटी अप्रोच। इक्विटी अप्रोच मतलब शेयर होल्डर्स फंड इज द ओनली कैपिटल इंप्लॉयड, ठीक है। बट तुम्हारे सिलेबस में टोटल अप्रोच कंसीडर करना है। एंड टोटल अप्रोच से कि लॉन्ग टर्म पैसा जो भी आ रहा है, चाहे डेट से आ रहा हो चाहे खुद के सोर्स से आ रहा हो, बोथ शुड बी द पार्ट ऑफ द कैपिटल। मतलब तुम्हारे अकॉर्डिंगली कैपिटल इंप्लॉयड का डेफिनेशन होना चाहिए शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कैपिटल इंप्लॉयड का पार्ट नहीं होता है। गुडविल, अगर परचेज गुडविल हो तो कैपिटल इंप्लॉयड का पार्ट होता है, नॉन परचेज गुडविल कैपिटल इंप्लॉयड का पार्ट नहीं होता है। तो इन सच केस ध्यान रखना, अगर तुम लाइबिलिटी अप्रोच से मतलब शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटी को ऐड करके कैपिटल इंप्लॉयड निकाल रहे हो तो दो चीजें माइनस कर दो, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड गुडविल। और अगर एसेट अप्रोच से कैपिटल इंप्लॉयड निकाल रहे हो तो इसका फॉर्मूला भी याद है, फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो इसमें ध्यान रखना, फिक्स एसेट्स लेते समय तुम क्या नहीं लोगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लोगे, लो ही मत, लेके माइनस करे से चलेंगे ही नहीं। और गुडविल होगा तो गुडविल नहीं लेंगे। फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इज द कैपिटल इंप्लॉयड। तो देख, फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स मतलब टोटल एसेट्स होगा, माइनस करंट लायबिलिटी करते ही लायबिलिटी साइड में क्या बचेगा, नॉन
नॉन करेंट लाइबिलिटीज और शेयर होल्डर्स फंड, ये दो ही चीज बचेगा। तो तुम लोग टोटल अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हो, तुम्हारा सिलेबस यही बोलता है बोर्ड की टोटल अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, ठीक है। बट इक्विटी अप्रोच भी होता है, तो नॉलेज के लिए ध्यान रखना। अच्छा, तो कैपिटल एम्प्लॉयड समझ में आ गया, किसी को बताना नहीं है। अब अपने आओ कुछ फॉर्मूलाज में आते हैं। और टोटल डेट मतलब क्या हो गया? टोटल डेट मतलब टोटल डेट और लॉन्ग टर्म डेट में डिफरेंस होता है ना। टोटल डेट मतलब एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, ऑल एक्सटर्नल लाइबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड छोड़ के नॉन करेंट लाइबिलिटी प्लस करेंट लाइबिलिटी अगर कर दो, दैट इज नोन एज द डेट, टोटल डेट। हम लोगों को सॉल्वेंसी रेशियो में सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट लेना है, पर टोटल डेट मतलब क्या होता है? नॉन करेंट लाइबिलिटीज प्लस करेंट लाइबिलिटीज। और ओनर का पैसा जो शेयर होल्डर्स फंड होता है उसको इंटरनल लाइबिलिटी बोला जाता है। ये छोटा छोटा जो नाम है ना, ये सब तुम लोग को याद रखना पड़ेगा। अच्छा, अब आओ, अब हम लोग रेशियोज में मूव ऑन कर रहे हैं। पहला रेशियो जो तुमको सॉल्वेंसी रेशियो में डिस्कस करना है, वैसे एक चीज हमेशा ध्यान रखना, वैसे तो बोर्ड स्पेसिफिक है, जो रेशियो बोला है वही पूछेगा, फिर भी ध्यान रखना, अगर मैं आपको ए टू बी रेशियो बोलता हूं तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, न्यूमरेटर में ए आएगा, डिनोमिनेटर में बी आएगा, ए बाई बी, ठीक है। तो जैसे हम बोला डेट इक्विटी रेशियो या हम बोला डेट टू इक्विटी रेशियो, तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या होना चाहिए? डेट डिवाइडेड बाई इक्विटी। इक्विटी मीन्स शेयर होल्डर्स फंड एंड डेट मीन्स नॉन करेंट लाइबिलिटीज, ठीक है। तो डेट इक्विटी रेशियो में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आओ प्रोप्राइटरी रेशियो। देखो प्रोप्राइटरी रेशियो मतलब क्या होता है? प्रोप्राइटरी रेशियो का मतलब होता है इक्विटी बाई टोटल एसेट। मतलब इक्विटी बाई टोटल एसेट्स का मतलब क्या हो गया ना, कि टोटल एसेट्स में तुम्हारा ओनर का कंट्रीब्यूशन कितना परसेंट है, ये रेशियो तुम परसेंटेज में निकालोगे। सपोज करो 100 रुपए का टोटल एसेट है। टोटल एसेट्स में ध्यान रखना फिक्टिशियस एसेट्स इंक्लूड नहीं होता है, रियल एसेट्स इंक्लूड किए जाते हैं। फिक्टिशियस एसेट्स आर नॉट रियल एसेट। तो बेसिकली क्या हो गया, अगर हम लोग टोटल एसेट्स लेंगे तो सिर्फ फिक्स एसेट लिया जाएगा और करंट एसेट्स लिया जाएगा। एंड इसमें ध्यान रखना, ये तुम कैपिटल एम्प्लॉयड की बात नहीं कर रहे। टोटल इन्वेस्टमेंट में, टोटल एसेट्स में ओनर का कितना कंट्रीब्यूशन है, तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी लिया जाएगा। यहाँ टोटल एसेट्स में टोटल एसेट्स लिया जाएगा। क्लियर है? कैपिटल एम्प्लॉयड अगर तुम निकालेगा तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मत लेना। अच्छा, अब आ जाओ यहां पे बात करते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। अब अपने आ जाओ डेट टू टोटल एसेट रेशियो क्या होगा, अभी अभी समझाया, ए टू बी रेशियो, डेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बोल के एक रेशियो है जो हम अर्निंग रेशियो में बताता है, तुम लोग का सिलेबस इसमें देख ही रखा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब होता है कि तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारे इंटरेस्ट को अर्निंग से कितनी बार पे कर सकता है। यू शुड कंसिडर दैट अर्निंग जिसमें से इंटरेस्ट पे करोगे। तो अर्निंग, किस अर्निंग में से इंटरेस्ट पे करेंगे उस अर्निंग का नाम सोचो। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मेरे से इंटरेस्ट पे करना है। इसे अपने करते क्या, अपने नॉर्मल लेते हैं सेल्स, सेल्स में से हम लोग माइनस क्या करते हैं, कॉस्ट माइनस करते हैं। तो सेल्स से कॉस्ट माइनस करते हैं एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो ये मेरे को क्या मिल जाता है, ईबीआईटी मिल जाता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तुम लोग बोलेगा सर इंटरेस्ट भी तो कॉस्ट में माइनस कर सकते थे, क्योंकि इंटरेस्ट को हम लोग नॉन ऑपरेटिंग मानते हैं, ध्यान रखना। इंटरेस्ट और लोन इज द फाइनेंस कॉस्ट एंड फाइनेंस कॉस्ट को नॉन ऑपरेटिंग माना जाता है, दैट इज वाई सेपरेटली लिया जा रहा है। तो दिस इज ईबीआईटी, इसमें से इंटरेस्ट पे करोगे। तो इसमें से अगर इंटरेस्ट पे करोगे तो एक चीज सोचो, सपोज कर लो तुम्हारे पास ईबीआईटी 100 रुपया है और ये 50 रुपया है इंटरेस्ट, तो तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन क्या कैपेबल है टू पे द इंटरेस्ट? नहीं, तनिष्क बोल रहा है नहीं, तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन कैपेबल नहीं है। तनिष्क क्या बोल रहा है, तुम बोल रहे कैपेबल है। और हंसिका क्या बोल रही है, तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन कैपेबल टू पे इंटरेस्ट है? ऑब्वियस सा बात है, 100 रुपया 50 रुपया देना है तो आराम से दे सकते हैं, वही तो तुम ऐसे ना किया। 50 रुपया बच जाएगा। क्वेश्चन इज तुम 50 रुपया बच जाएगा बात नहीं कर रहे, हम पूछ रहे हैं कि कवरेज क्या है, कितनी बार पे कर सकते हो? 2 बार। कैसे निकाले? ईबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, दिस इज द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। EBIT, that is earning before interest and tax divided by interest। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट सारा ले लिया जाता है, डिवेंचर्स का इंटरेस्ट हो, कोई लोन का इंटरेस्ट हो, सब कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो दिस इज ये। और यहाँ पे हाँ, तुम लोग के कई बार स्कूल में हम लिख दिया EBIT, तुम इसका फुल फॉर्म लिखेगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कई बार स्कूल लेवल में, बोर्ड लेवल में प्रॉब्लम नहीं होगा, बोलेगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स नहीं लिखा जाएगा, तुम पूरा लिखो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, डिपेंड्स लिख सकते हो, एक ही बात है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बोल या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड। तो ये ध्यान रखना। अब ये जो पार्ट आता है ना, एक बार छोटा सा पार्ट समझ लो, इसको क्या बोलते हैं? इस EBIT में से तुम आई तो हटा दिया तो EBT बचा, EBT में से टैक्स भी हटा दे,
तो टैक्स जैसे ही तुम हटाए तुमको क्या मिला, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिला या अर्निंग आफ्टर टैक्स मिला। इसमें से तुम क्या करोगे, अर्निंग आफ्टर टैक्स इज अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर्स, वन इज द प्रेफरेंस शेयर होल्डर, अनदर वन इज द इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो प्रेफरेंस और इक्विटी में पहले किसको पैसा देते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तो उनको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे दो। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड दे देंगे, और प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद, ये वैसे नोट से सब ना तुम लोग डिटेल में भी लिखा हुआ है, लेकिन ठीक है ध्यान रखना। तो प्रेफरेंस डिविडेंड, इसीलिए हम फास्ट ट्रैक में बता रहे हैं, बस समझाते जा रहा है। प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करने के बाद जो अर्निंग्स आती है दैट इज कॉल्ड इक्विटी अर्निंग्स। नॉर्मल बोर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू मे राइट इक्विटी अर्निंग्स, स्कूल लेवल में बोलता नहीं इक्विटी अर्निंग्स क्या होता है, पूरा लिखो, नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, एक ही बात है, वो थोड़ा बड़ा लिख रहे हैं। ठीक है, तो अब ये इक्विटी अर्निंग मतलब दिस इज द प्रॉफिट विच इज अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। इसमें से इक्विटी डिविडेंड देंगे और जो बचेगा वो रिटेन कर लेंगे, रखा रह जाएगा कंपनी, और जो बच जाता है ना वही बैलेंस शीट में जाता है एसओपीएल के नाम से, और उसको बोला जाता है सरप्लस इन एसओपीएल। सरप्लस इन एसओपीएल आफ्टर डिविडेंड होता है, जो बचा हुआ प्रॉफिट। तो ये पार्ट है पूरा। अब अपने आते हैं, हम लोग को तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो समझना था, जो हम लोग समझ लिए, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। अभी इसका फर्दर काम लगेगा, इसलिए थोड़ा सा लिख लिए इसको। अच्छा एक चीज देखो, एक रेशियो और समझ लेते हैं हम लोग। सीबीएसई के लिए एक रेशियो समझ लो, मनीषा से पूछते हैं। मनीषा देख तो यहाँ पे पूछा है टोटल एसेट टू डेट रेशियो, क्या फॉर्मूला होगा। ठीक है, वैसे डेट टू टोटल एसेट रेशियो ही है, एनालिसिस एक ही निकलता है, तुम डेट बाई टोटल एसेट्स कर या टोटल एसेट्स बाई डेट कर। और एक रेशियो दिया हुआ है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, ये तुम लोग के नहीं है, सीबीएसई में है, आईएससी में नहीं है। अब अपने आओ यहाँ पे इस रेशियो से ना थोड़ा सा हम लोग ऐसे ही डिस्कशन करते हैं। तुम लोग एक चीज सोचो, अर्निंग्स में से हम लोग पेमेंट करते हैं ना, तो हम लोग अर्निंग्स जो है प्रॉफिट है उसी में से इंटरेस्ट दे रहे हैं, उसी में से डिविडेंड दे रहे हैं, यही कर रहे हैं ना। यहाँ पे कौन सी ऐसी अर्निंग है जिससे सबका पेमेंट हो रहा है, उस अर्निंग का नाम ढूंढो। तुम लोग बोलेगा सेल, सेल इज द रेवेन्यू, सेल्स को अर्निंग नहीं बोलते हैं, सेल्स में से कॉस्ट माइनस करते हैं तब बचता है अर्निंग्स। तो ईबीआईटी जो है इसमें से तुम क्या पे देख, ईबीआईटी से पेमेंट चालू हुआ है आउटसाइडर्स का, इंटरेस्ट पेमेंट किए, फिर टैक्स तो गवर्नमेंट का पेमेंट है भूल जाओ, और उसके अलावा क्या हुआ, इन्वेस्टर्स का पेमेंट कौन कौन सा है, इंटरेस्ट पेमेंट है, प्रेफरेंस डिविडेंड है, उसके बाद इक्विटी डिविडेंड पेमेंट होगा। इसका मतलब दिस इज द अर्निंग जिसमें से आप सब इन्वेस्टर्स का पैसा दोगे। ठीक है, तो सब इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करते हैं उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। अरे इन्वेस्टर्स का जो इन्वेस्टमेंट होगा दैट टोटल कर दिया जाए तो उसको कैपिटल एम्प्लॉयड बोला जाता है। सारा इन्वेस्टर्स मतलब शेयर होल्डर्स प्लस लोन प्रोवाइडर्स, और शेयर होल्डर्स फंड प्लस लोन जो है ऐड कर देंगे तो तुमको क्या मिल जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसका मतलब वी कैन से कि ईबीआईटी इज द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, बोल सकते हो। अगर तुम लोग कंसेप्ट समझा हुआ रहेगा ना, चीजों को याद करना ही नहीं पड़ेगा। ईबीआईटी इज द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ऑन मतलब क्या हुआ, उसके ऊपर, तो रिटर्न किसके ऊपर, कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर, तो वो क्या रिटर्न होना चाहिए, ईबीआईटी होना चाहिए। तो अगर हम लोग फॉर्मूला बना दे ईबीआईटी ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका मतलब क्या हो गया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या हो गया, रिटर्न ईबीआईटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। इसको तुम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हो, इसको तुम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल, ये एक इंपॉर्टेंट रेशियो है। ठीक है, ये अर्निंग रेशियो में आ जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में आ जाता है। ठीक है, अभी एक बार फास्ट ट्रैक में डिस्कस करने के बाद हम रेशियो डिस्कस करेगा, तो थोड़ा ठीक से समझते हुए चलना। चलो नेक्स्ट आओ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, ये सारे रेशियो में। अब हम लोग यहां पे आ गए, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है, ध्यान रखना। अर्निंग स्ट्रेंथ चेक की जाती है, तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन कैसा कमा रहा है ये चीज चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले एकदम सिंपल रेशियो में आता है, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। सबको पता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, यहाँ पे जनरली वर्ड सेल्स मत यूज करना, हम लोग जो भी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सेल्स वर्ड नहीं यूज करते, सेल्स को रिप्लेस कर देते भाई आरएफओ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो विल बी जीपी बाय सेल्स, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आरएफओ इंटू 100 करना मत भूलना। अच्छा, अब ग्रॉस प्रॉफिट मतलब क्या होता है,
ग्रॉस प्रॉफिट मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, और ध्यान रखना वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो नेट रेवेन्यू, नेट रेवेन्यू मतलब क्या होता है, ग्रॉस सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। अरे हम 13 लाख का गुड्स बेचा, 3 लाख का गुड्स वापस आ गया, तो मेरा गुड्स तो 10 लाख का ही बिका, तो नेट सेल्स लिया जाता है। और सिर्फ अगर आपको सेल्स दिया जाए तो ध्यान रखना उसको अपने नेट सेल्स अज्यूम करते हैं। जैसे सपोज कर लो मैं आपको सम में दे रहा हूं आरएफओ एंड साथ साथ दे रहा हूं सेल्स रिटर्न। आरएफओ सपोज कर ले 9 लाख है और सेल्स रिटर्न 3 लाख है, तो इन सच का नेट आरएफओ कितना है, नेट आरएफओ 9 लाख ही, क्योंकि सिर्फ आरएफओ देने का मतलब वो नेट आरएफओ। ठीक है, हाँ अगर मैं यहां पे बोलता ग्रॉस आरएफओ 9 लाख, तब तुम उसमें माइनस करता। सब में देने का जो तरीका होता है वो चीज ध्यान रखना है, ये सब तुमको पता होना चाहिए। अच्छा अब आ जाओ अपने आरएफओ में से अगर कॉस्ट ऑफ आरएफओ माइनस कर दे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, कॉस्ट प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकलेगा कैसे, कॉस्ट ऑफ आरएफओ तुम दो तरीके से निकाल सकते हो, वन इज सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट कर दे, दूसरा तो सब पता होना चाहिए, कई बार दोनों को कंपेयर करके ही तुम्हारा वैल्यूज निकलेगा। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, प्लस परचेजेस में ध्यान रखना दैट शुड बी द अगेन नेट परचेजेस। नेट परचेजेस मतलब क्या हुआ, ग्रॉस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। ओपनिंग स्टॉक, इसमें तो एक फॉर्मूला दिए है, नॉर्मल अपना फॉर्मूला है क्या, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ध्यान रखना डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या आता है, गुड्स को बनाने या खरीदने से रिलेटेड खर्चा। डायरेक्ट वेजेस मतलब वेजेस, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड एटसेट्रा। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकालने का एक और फॉर्मूला दिया है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस चेंज इन इन्वेंट्रीज। चेंज इन इन्वेंट्रीज में WIP प्लस फिनिश गुड सबका ले लिया है। और रिमेंबर चेंज लेते समय हम लोग का जो फॉर्मूला होता है ना वो बेसिकली क्या होता है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग होता है, ये ध्यान रखना। फिर WIP वर्क इन प्रोग्रेस, सेमी फिनिश गुड्स दिया रहेगा तेरे को स्पेसिफिकली, क्योंकि उसका कैलकुलेशन तुम लोग के लिए नहीं है। अच्छा अब इसके बाद आ जाओ, ये चीज तो तुम लोग समझ चुके हो, एक चीज और ध्यान रखना, कई बार प्रॉफिट परसेंटेज का प्रॉब्लम आ जाता है। सपोज कर लो हम तुमको यहां पे वैल्यू देता है कि मेरे पास सेल्स जो है 10 लाख का है एंड जीपी रेट जो है मेरा वो 20%, 25% ऑन कॉस्ट है। हम बोल रहा प्रॉफिट कैलकुलेट करके दो, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। तो चलो एक बार पूछ लेते हैं तुम लोग से, पहले काव्या से पूछते हैं, काव्या बता ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। बीस हजार कैसे आएगा, 10 लाख है वो, तो 10 लाख का जो भी करेगा, लेकिन 10 लाख है तो 20 हजार तो नहीं आएगा ना, हमारे अकॉर्डिंगली 2 लाख आ रहा है, अदर्स 2.5 लाख। मनीषा, नितिका, निशिका, ये सब तो तुरंत आंसर आना। अंशिका तुम क्या आंसर दे रहे हैं, कैलकुलेटर क्या क्या, तुम बताओ। 8 लाख ग्रॉस प्रॉफिट पूछा है, मतलब 2 लाख, 7,50,000 ग्रॉस प्रॉफिट। तुम तो बता चुका है 8 लाख, फिर प्रॉफिट पूछ रहा है, प्रॉफिट 8 लाख कहां से होगा, 2.5 लाख की 2 लाख। मनीषा 2 लाख होगा। अरे तुम लोग यहाँ पे देखो, ये बेसिक मैथ्स का पार्ट है, पहले भी हम बताए भाई, सब अकाउंट पे बताने का नहीं है, लेकिन तुम लोग को बताना पड़ता है। परसेंटेज किस पे है, कॉस्ट पे, और वैल्यू किस पे है। तुम डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकता, डायरेक्ट एप्लीकेशन तभी हो सकता है दोनों बेस सेम हो, यहाँ बेस डिफरेंट है, तो इसमें यूनिटरी मेथड अप्लाई कर लो, एक्स लेके सॉल्व कर लो, ज्यादा सिंपल तरीका है, तुम बेस को चेंज कर दो। जब हम तुम लोग को बताया था लर्निंग ट्रिक, फिर बता देता है। यहाँ पे बेसिकली क्या करना, बेस दो ही लेवल पे होता है, कॉस्ट पे होता है और सेल्स पे होता है।
तुमको जिसमें दिया रहे ना तुम उसमें फ्रैक्शन में लिख लिया कर। यहाँ पे किस पे दिया हुआ है? कॉस्ट पे। कॉस्ट पे दिया हुआ है तो कॉस्ट पे 25% है, 25% को हम 25/100 लिख सकते हैं, मतलब 1/4। तो कॉस्ट से सेल्स जनरली क्या होता है? ज्यादा होता है ना, तो प्लस करना है। और प्लस क्या करना है पता है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में प्लस कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा? 1/5। तो बेस चेंज हो गया, सेल्स पे आ गया। अब डायरेक्टली 1/5 को 10 लाख पे अप्लाई कर दे, 2 लाख ही आएगा। और ये तुमको लिखना नहीं पड़ेगा, तो हम समझा रहे हैं इसलिए लिख के बता रहे हैं। तुम्हारे दिमाग में सेट हो गया तो तुम अपने आप डायरेक्ट अप्लाई कर देगा। इसलिए तुम बोला कैलकुलेटर का क्या यूज है। और अगर सपोज कर लो कई बार तुमको क्या होगा ना, यहां पे हम सेल्स की जगह कॉस्ट दे दे, परसेंटेज तुमको सेल्स पे दे दे, तो क्या करेगा? माइनस कर देगा। 1/5 है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से माइनस कर दे, 1/4 हो जाएगा। ये अप्लाई कर सकता है। एंड एक चीज ध्यान रखना कि सिर्फ अगर हम तुमको 25% लिख के देता, जीपी रेट 25%, तो अब किस बेस पे होता? सेल्स पे होता कि कॉस्ट पे होता? सेल्स पे होगा। क्योंकि जीपी रेशियो अगर हम तुमसे पूछेगा, तुम्हारा आंसर होगा ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल्स। तो जीपी रेशियो बाय डिफॉल्ट सेल्स पे होता है, तो कुछ नहीं बोला जाए तो रेशियो ऑलवेज सेल्स पे होगा। तो ये सब चीज ध्यान रखना, बहुत माइन्यूट माइन्यूट चीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और ये सब चीज में गलती मत करना। अब आओ नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज द नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो इज एग्जैक्टली सिमिलर टू ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तुम क्या बोलेगा? नेट प्रॉफिट बाई आरएफओ इंटू 100। और आरएफओ ऑलवेज ध्यान रखना नेट आरएफओ होना चाहिए। बट सीबीएसई स्टूडेंट थोड़ा सा कॉशियस हो जाना। सीबीएसई स्टूडेंट को यहाँ पे नेट प्रॉफिट रेशियो दो बेस पे निकालना पड़ता है, बिफोर टैक्स पे भी निकालना पड़ता है, आफ्टर टैक्स पे भी निकालना पड़ता है। और आईएससी स्टूडेंट को आफ्टर टैक्स पे निकालना है, मतलब प्रॉफिट जो होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा। ठीक है। अगर तुम आईएससी स्टूडेंट हो तो तुम्हारा सिंपली फॉर्मूला हो जाएगा पैट डिवाइडेड बाई आरएफओ इंटू 100। और अगर तुम सीबीएसई स्टूडेंट है तो तुमको दो बेस पे निकालना है, एक पैट डिवाइडेड बाई आरएफओ इंटू 100, एक पीबीटी डिवाइडेड बाई आरएफओ इंटू 100। तो हम दोनों लिख दिया, कंसीडर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑल्सो। अब आओ नेक्स्ट, ये दो रेशियो इंपॉर्टेंट रेशियो है। एक होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, एक होता है ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखो नेट प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट में डिफरेंस क्या है पता है? पता होगा, तुम लोग गुडविल ये सब भी कर चुका है। एक बार एक बच्चे से ही पूछ लेते हैं पहले। यस तुम बता दो, ये नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में डिफरेंस क्या है? यस जैसा बोलते हैं ना, एब्सेंट नहीं करता देखा जाए, तुम विटनेस है। अब बोलो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में डिफरेंस ऐसी नॉर्मल लैंग्वेज में बताना। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अलावा भी एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो सिर्फ ट्रेडिंग का पार्ट, अदर्स को पता होगा। तुम बताएगा नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कोई ऐसी नॉर्मल सा लेमन लैंग्वेज में डिफरेंस बता। प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकले। तुम बता अंशिका। तुम उल्टा बोल दिया था। नॉर्मल सा लेमन लैंग्वेज में आंसर है नेट प्रॉफिट मतलब अल्टीमेट प्रॉफिट, कंसीडरिंग एवरीथिंग, एवरी इनकम एवरी लॉसेस कंसीडर करके जो इनकम आता है दैट इज द नेट प्रॉफिट, जो अवेलेबल रहता है फॉर डिविडेंड। अब इसके बाद आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मतलब क्या हुआ? वो प्रॉफिट जो सिर्फ एंड सिर्फ बिजनेस ऑपरेशन से कमाया जाता है, दैट शुड नॉट इंक्लूड नॉन ऑपरेटिंग, मतलब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। तो अगर तुमको मैं देता हूं नेट प्रॉफिट जो रहेगा तुम्हारे पास, नेट प्रॉफिट में तुम क्या करेगा? नेट प्रॉफिट में देख तुम निकालने के लिए तो हर चीज कंसीडर कर चुका है, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस उसमें माइनस हो चुका है, तो उसमें क्या करेंगे? एडबैक कर देंगे। कोई एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का एग्जांपल दे। डेप्रिसिएशन नॉन ऑपरेटिंग होता है? कौन बोला? लॉस ऑन सेल, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सब नॉन ऑपरेटिंग है। अगर ये सब हो तो एडबैक कर देना। और वैसे ध्यान रखना, अगर तुमको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दिया रहा है तो ईबीआईटी ऑलवेज क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। ईबीआईटी इज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अगर मिले तो डायरेक्ट यूज कर लेना उसको। ठीक है। और अगर नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हो तो क्या होगा? नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स माइनस किया जाता है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम मतलब क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, राइट? अभी बोलो।
इंटरेस्ट ऑन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ऑपरेटिंग इनकम होता है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट ऑपरेटिंग इनकम है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, उसको माइनस कर देना। आप कुछ नहीं बताया रहे, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिखा रहे तो ऑलवेज कंसीडर इट एज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट। कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, ये सब क्या ऑपरेटिंग है कि नॉन ऑपरेटिंग है? ऑपरेटिंग इनकम। अरे डिस्काउंट तो नॉर्मल बिजनेस में आएगा ही, क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हैं डिस्काउंट अवेल करेंगे ही। कमीशन रिसीव ऑपरेटिंग इनकम में माना जाता है, कोई कमीशन बिजनेस से रिलेट करके मिला होगा, तो ये सब चीज ध्यान रखना। ऑपरेटिंग इनकम बहुत रेयर होता है, ऑपरेटिंग इनकम होगा कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, यही ऑपरेटिंग इनकम होगा। ठीक है, तो नॉन ऑपरेटिंग पार्ट को सारा हटा देना, इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स एटसेट्रा, तो जो बचेगा वो तुम्हारा क्या बचेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचेगा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए देखो ये लोग भी कुछ फॉर्मूला दिया है, ये लोग यहाँ पे फॉर्मूला दिया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स क्यों प्लस किया पता है? अभी अभी हम तुमको क्या बोला था, ईबीआईटी लेना है तुमको, ईबीआईटी मतलब बिफोर टैक्स होगा, दैट इज वाई प्रोविजन फॉर टैक्स भी ऐड बैक कर, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स माइनस करेंगे, दैट इज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगर तुम नेट प्रॉफिट से कैलकुलेट करता है तो ये सब फॉर्मूलाज याद रखना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। अब आओ, अगर हम लोग जाते हैं ग्रॉस प्रॉफिट मोड से जाएंगे तो क्या करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट से तुम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करो और ऑपरेटिंग इनकम को प्लस कर दो। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब जो भी बिजनेस, जैसे सैलरी, रेंट, डेप्रिसिएशन एटसेट्रा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सिर्फ अब एक चीज और ध्यान रखना, अमोर्टाइजेशन का मतलब क्या होता है? इंटेंजिबल एसेट्स को राइट ऑफ करना। तो इंटेंजिबल एसेट्स में फिक्टिशियस एसेट्स, प्रीमियम और रिडेम्पशन को भी अगर राइट ऑफ करते हैं ना, अगर सालों में राइट ऑफ, 3-4 साल में राइट ऑफ कर रहा है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन का मतलब होता है किसी चीज को पीरियड्स में डिवाइड कर देना, दैट इज कॉल्ड अमोर्टाइजेशन। जनरली हम लोग गुड डेप्रिसिएशन वर्ड से रिलेट करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं गुडविल राइट ऑफ हो रहा है तो अमोर्टाइजेशन, बट सिर्फ अमोर्टाइजेशन दिया रहे तो उसको तुम अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल मत मानना, तो उसको तुम क्या मानेगा? अमोर्टाइजेशन ऑफ कोई अदर थिंग्स मान सकता है, उसको नॉन ऑपरेटिंग मानोगे। ध्यान रखना, तुम्हारा बोर्ड स्पेसिफिक है, सिर्फ अमोर्टाइजेशन मतलब अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल नहीं है, मतलब वो डेप्रिसिएशन नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? दैट इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अच्छा, अब देखो एक बार नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का एग्जांपल दिया है, वो तो तुम लोग को पता भी है, पढ़ सकता है। देखो लिख दिया है, अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स को ये लोग एड बैक किया है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कंसीडर किया है। अच्छा, अब आ जाओ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना कैसे, समझ में आया? उसको डिवाइडेड बाय आरएफओ करेंगे तो तुमको क्या मिल जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। कई बार 1 मार्क क्वेश्चन में तुमको क्या करेगा ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दे देगा, इट्स 80%। ठीक है, एंड तुमको बोल देगा कि एक काम करो, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ज्यादा बोल दिया 80%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो सपोज कर ले 30% दे दिया, 1 मार्क क्वेश्चन है, और तुमको बोल रहा है कि ऑपरेटिंग रेशियो क्या होगा बताओ, बस इतना सा इन्फॉर्मेशन है, तो तुम और को यूज भी नहीं कर सकता फॉर्मूला, तो क्या आंसर देना पड़ेगा? कितना होगा? 70%। 100 माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज द ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो मतलब होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, मतलब प्रॉफिट कितना है, तो जो प्रॉफिट होगा उसका दूसरा साइड क्या हो जाएगा? कॉस्ट हो जाएगा। तो अगर 100 रुपया में 30 रुपया ऑपरेटिंग प्रॉफिट है तो 70 रुपया कॉस्ट है। तो ऑपरेटिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाई आर एफ इंटू 100, एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्या फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का? सब चीज एकदम होना चाहिए तुम लोग का, सेल्स माइनस आर एफ ओ, तो जीरो हो जाएगा ना। ये बोला सेल्स माइनस आर एफ ओ, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। दूसरा फॉर्मूला बताओ, चीटिंग करके नहीं, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू कॉस्ट ऑफ आरएफओ। नेट कॉस्ट ऑफ आरएफओ प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम्स इज द ऑपरेटिंग कॉस्ट। यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है वैसे, ये रहा, कॉस्ट ऑफ आरएफओ प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम्स इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट हो जाएगा। इस पूरे अमाउंट को हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्ट बोलते हैं, इसको ऑपरेटिंग कॉस्ट बोला जाता है। टर्म्स भी तुम लोग को पता होना चाहिए, कई बार क्या होगा ना, तुमको चीजें आती रहेंगी लेकिन तुमको टर्म तुमको नहीं पता है कि यहाँ पे यूज हो, तो वहां प्रॉब्लम हो जाती है। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या चीजें आएगी ले लिया है, बहुत बता दिया है।
ऑपरेटिंग इनकम में क्या क्या लेना ये भी बता दिया। तुम चाहो तो एक पार्ट और इंक्लूड कर सकता है, इंटरेस्ट ऑन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तीन फॉर्मुलाज में और आते हैं, पहले तो आरओआई में आते हैं, आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हंसिका बता आरओआई का फॉर्मूला क्या है, देखना नहीं, चीटिंग मत करना, कोशिश कर सही बोलने का। अरे हम तो बोला रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न रहेगा। बाई कैपिटल एम्प्लॉयड, तो रिटर्न कौन सा होगा उसके, इन्वेस्टर्स के लिए रिटर्न कौन सा होगा, सारे इन्वेस्टर्स, ईबीआईटी। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ईबीआईटी डिवाइडेड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ठीक है, अब आप बात करते हैं ईपीएस की, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर मतलब क्या हुआ, अर्निंग पर शेयर ऑलवेज ध्यान रखना विथ रिस्पेक्ट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स दिया जाता है। तो तुमको इक्विटी अर्निंग्स पता है ना, मतलब नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, कितने इक्विटी शेयर्स पे, जितने इक्विटी शेयर्स उससे डिवाइड कर दो, एक एक शेयर्स पे अर्निंग पता चल जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड ईपीएस। ये ऑलवेज रुपी टर्म में आएगा, ईपीएस जो होगा रुपी टर्म में आएगा, अर्निंग पर शेयर। इसका फॉर्मूला हो जाएगा इक्विटी अर्निंग्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट, एक और फॉर्मूला है दैट इज कॉल्ड पी रेशियो, ये याद रखना। वैसे ये फॉर्मूला अपने आप में तुमको अपना आंसर देता है, पी रेशियो, बस तुमको पी और ई का मतलब पता होना चाहिए। पी रेफर्स टू मार्केट प्राइस एंड ई रेफर्स टू अर्निंग्स। पर शेयर पे ले लेना, टोटल पे ले लेना, बेटर है पर शेयर पे लेना। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एमपीएस बाई ईपीएस इंटू 100, इंटू 100 मत करना, ये टाइम्स में निकल। पीई रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। टोटल डेट रेशियो बोल के तो कुछ नहीं हुआ ना, एक डेट जनरली तुम क्या ना वो सब रेशियो को प्योर फॉर्म में लिख सकता है, लेकिन डेट टू टोटल एसेट रेशियो या इक्विटी टू टोटल एसेट रेशियो दैट इज कॉल्ड प्रोप्राइटरी रेशियो, इन सबको परसेंटेज में देना चाहिए। क्योंकि तुमको पता चलेगा ना, डेट 1 लाख है और तेरा 5 लाख का टोटल एसेट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तेरा टोटल एसेट्स फाइनेंस्ड बाई डेट कितना है, कितना हो गया, 20% हो गया, 20% है तो परसेंटेज में लिखते हैं। अगर लगे तो तुम लोग सारा सॉल्वेंसी रेशियोज को प्योर फॉर्म में लिख सकते हैं, दिक्कत नहीं। अब हम लोग के पास देखो लास्ट रेशियो में मूव कर रहे हैं पहले, लेकिन इसके पहले इतना सारा रेशियो डिस्कस किया ना, जल्दी जल्दी तुम लोग से रेशियोज पूछ। आदर्श जल्दी से तुम बता दो करंट रेशियो क्या है, और करंट रेशियो में डेटस किस वैल्यू पे लेते हैं, मतलब पीवीडी लेस करके लेते हैं कि उसके पहले वाला वैल्यू लेते हैं, पीवीडी लेस करके लेते हैं। अच्छा तुम बताओ वर्किंग कैपिटल रेशियो, तो लगा कि अब करंट रेशियो पूछा है तो हम सेम ही है। अच्छा तुम ये भी बता, इसमें जो स्टॉक लेंगे क्लोजिंग स्टॉक, वो ओपनिंग स्टॉक लेंगे, क्लोजिंग स्टॉक लेंगे कि एवरेज स्टॉक, करंट रेशियो यानी ओपनिंग स्टॉक लेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक लेंगे कि एवरेज स्टॉक, एवरेज मतलब होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2, क्लोजिंग लेंगे। बट क्या नहीं लेंगे इसमें, और स्पेयर पार्ट्स टूल्स। अच्छा अब आ जा लिक्विड रेशियो, तनिष्क नीतिका तुम बता, आरओआई एंड ईपीएस, इंटू 100 कर देना। ठीक है, एंड तुम बता काव्या, पी पी रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो, भाई अर्निंग पर शेयर। अच्छा और मेरे को बता ऑपरेटिंग रेशियो, माइनस ऑपरेटिंग इनकम, आरएफओ इंटू 100। एंड अंशिका तुम बता ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग भाई आरएफओ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालेंगे कैसे, नेट प्रॉफिट के बेस पे निकालना है। नेट प्रॉफिट में सब ले चुका है, नॉन ऑपरेटिंग हटाना है, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जब हटाएगा तो क्या करेगा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम जब हटाएगा तो क्या करेगा।
एंड एक और रेशियो बता दे, नेट प्रॉफिट रेशियो। हंसिका तुम बता, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। रेशियो कितना, और एक रेशियो डेट इक्विटी रेशियो। उसी तुम बता प्रोप्राइटरी रेशियो। शेयरहोल्डर्स फंड में क्या क्या आएगा? और अगर एसओपीएल का नेगेटिव बैलेंस हुआ तो तुम बता मेरे को, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करें? नहीं, टोटल तुम लोग का टोटल अप्रोच ही है, तो टोटल अप्रोच ही हम नॉलेज के लिए बताया। कई बार क्या होता है ना, लोग दे देता है एग्जाम में। एंड तुम बता क्या बचा हुआ है अभी टोटल है, बताइए। चलो अब नेक्स्ट आ जाओ, टर्नओवर रेशियो में। टर्नओवर रेशियो कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज एक्टिविटी रेशियोज। और वैसे ध्यान रखना, डेट इक्विटी रेशियो का भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, हम लोग लिखे नहीं है। डेट इक्विटी रेशियो का क्या रिदम में स्टैंडर्ड फॉर्म है? डेट इक्विटी रेशियो प्योर फॉर्म नहीं, मतलब स्टैंडर्ड रेशियो मतलब क्या हुआ, तुमको डेटा में बताना पड़ेगा। जैसे करंट रेशियो का प्योर फॉर्म क्या होता है? 2:1। वैसे ही डेट इक्विटी रेशियो का भी एक प्योर फॉर्म है, तो प्योर फॉर्म नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो क्या बस चीटिंग कर लेना तुम तो? 1:1, 1:1 लिक्विड रेशियो है। 2:1 डेट इक्विटी रेशियो इज ऑल्सो 2:1, करंट रेशियो इज 2:1, लिक्विड रेशियो इज 1:1। ये ध्यान रखना, स्टैंडर्ड फॉर्म ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। एक्टिविटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो, परफॉर्मेंस रेशियो आर सेम। इसमें अपने क्या करते हैं ना, सेल्स के रेस्पेक्ट में इन्वेस्टमेंट को चेक करते हैं, परफॉर्मेंस को। तो ऑलवेज ध्यान रखना, टर्नओवर रेशियो में सेल्स ऑलवेज न्यूमरेटर में रहेगा, जो पूछा हुआ बात रहेगा वो डिनोमिनेटर में रहेगा। अगर हम तुमसे नॉर्मली, अब तुम फॉर्मूला तो सोच ही सकता है, अगर हम तुमसे पूछ ले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सेल्स बाई इन्वेंट्री। इन्वेंट्रीज मतलब जो भी डेटा लेगा वो एवरेज होना चाहिए। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है, अब तुमको थोड़ा सा स्पेसिफिक होना पड़ेगा। सेल से रिलेटेड तीन चीजें सबसे जरूरी है, स्टॉक होगा तभी तुम बेचेगा, और बेचते समय क्रेडिट में भी बिकेगा। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो तो चाहिए ही चाहिए, डेटा टर्नओवर रेशियो चाहिए, बेचने के लिए सामान खरीदना भी पड़ेगा। तो परचेज मतलब बेसिकली क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। ये तीन रेशियो तो स्पेसिफिक है, बाद बाकी जो पूछ ले। तो अगर हम लोग बात करें स्टॉक टर्नओवर रेशियो, दैट इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स बाय इन्वेंट्री। थोड़ा सा समझना, स्टॉक को तुम ऑलवेज किस प्राइस पे दिखा? कॉस्ट पे। इट शुड बी कॉस्ट ऑफ सेल, नॉट सेल्स। तो अपना फॉर्मूला हो जाएगा कॉस्ट ऑफ आरएफओ डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ये टाइम्स में निकलेगा, बस इतना ही। एवरेज इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। और अगर हम ओपनिंग स्टॉक के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही ना दे, तो तुम देखना निकल सकता है कि ओपनिंग स्टॉक, अगर ओपनिंग स्टॉक निकल सकता है तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 ही लेना पड़ेगा। बट कोई डेटा ही नहीं है, तुम नहीं निकाल सकता, तो क्लोजिंग स्टॉक इज द एवरेज। ठीक है, ये याद रहेगा। कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकालना अपने को आता ही है। अब आ जाओ, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना। कई बार तुमको हम अब क्या करेगा ना, 1 मार्क क्वेश्चन दिया, हम तुमको दिया आरएफओ 10 लाख है, और हम तुमको दे दिया एवरेज स्टॉक 2 लाख है, और हम तुमको बोल दिया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इतना सही इंफॉर्मेशन है। सेल्स 10 लाख है, एवरेज इन्वेंट्री 2 लाख है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल। कैसे निकाले? तुम लोग तो बीच में फंस जाएगा, अरे सर तो बताया कॉस्ट ऑफ आरएफओ डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, तो तुम लोग उसी को सोचता रहेगा। अगर डेटा अवेलेबल ना हो तो तुम सेल्स को ले सकते हैं, यहाँ पे सेल्स बाय एवरेज इन्वेंट्री करके तुम आंसर दे दो, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, कोई और डेटा ही नहीं है, तो तुमको वही लेना पड़ेगा। तो सेल्स बाय एवरेज इन्वेंट्री मतलब 10 लाख बाय 2 लाख, 5 टाइम्स इज द ये स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो ये ध्यान रखना, ये सब चीजों को, कुछ कुछ चीजों को ध्यान रखना। और आईएससी ना ज्यादा टेक्निकल कर रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा ऐसा दे रहा है कि तुम कहीं ना कहीं स्टक करेगा ही करेगा। तो ये सब चीजों को ध्यान रखना, प्रॉब्लम नहीं होगा। और क्लास में अपने जितना डिस्कस कर रहे हैं, अगर सारा चीजों को ध्यान रखे ना, तो तुम गलती नहीं करेगा। ये सब चीज ध्यान रखना है।
इसीलिए रिवीजन करने से क्या होता है ना, रिवीजन अगर तुम लोग ढंग से करें ना तो सब चीजें याद रहेगी। अब अपने आ जाओ, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो तो तुम लोग समझ लिया। अब अपने बात करते हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल किसको बोला जाता है, डेटर्स को। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेल्स डिवाइडेड बाय डेटर्स। डेटर्स को कौन सा गुड्स बेचता है, क्रेडिट में, तो सेल्स शुड बी क्रेडिट सेल्स। तो फॉर्मूला होगा क्रेडिट आरएफओ डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स, नहीं ट्रेड रिसीवेबल, क्योंकि डेटर्स का एक्सटेंडेड पार्ट होता है बिल्स रिसीवेबल, वो भी डेटर्स का ही पार्ट होता है, डेटर्स ही तो बनता है वो, तो बेसिकली उसको भी लिया जाता है। तो ध्यान रखना एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड्स डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, और एवरेज मतलब ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाई 2। अब एक पॉइंट, यहां पे जब डेटर्स लोगे, क्योंकि बच्चा लोग फिर गड़बड़ करता है, यहां पे जब डेटर्स लेगा ये इससे अपने पता कर रहा है कि कितना टाइम्स में पैसा मिलेगा, तो पीवीडी से पैसों का कोई रिश्ता नाता नहीं है, वो तो हमारी सोच है, पैसा डूब सकता है। तो यहां पे जो आप डेटर्स लोगे वो कौन सा डेटर्स रहेगा, बिफोर पीवीडी ग्रॉस डेटर रहेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, ग्रॉस डेटर लिया जाता है टर्नओवर रेशियोज में, नेट डेटर्स लिया जाता है लिक्विडिटी रेशियोज, ठीक है। अब अपने आ जाओ नेक्स्ट पार्ट, यहाँ फॉर्मूला समझ में आया, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज व्हाट, क्रेडिट आरएफओ डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। और यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट, ओपनिंग नहीं अवेलेबल है, निकल सकता है तो निकाल लेना, नहीं निकल सकता है तो क्लोजिंग को ही ले लेना। इसके बाद आता है ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। तो ट्रेड पेएबल भी क्या होना चाहिए, सेल्स बाय ट्रेड पेएबल्स। ऑब्वियस सा बात है, ट्रेड पेएबल में सेल्स कैसे होगा, परचेसेस होगा। कौन सा परचेज होगा, क्रेडिट परचेज। तो फॉर्मूला इज क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स इंक्लूड क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल, और एवरेज भी पता ही है सब। तो इसके अलावा अब कोई भी रेशियो तुमसे पूछ सकता है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल रेशियो इज करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज दिस, सेल्स बाय वर्किंग कैपिटल। तो एक बच्चा बोलेगा सर कॉस्ट ऑफ सेल्स बाय वर्किंग कैपिटल, वो भी राइट है, बट तुम लोग जब एग्जाम के लिए लोगे तो तुम लोग ध्यान रखना सिर्फ 3 रेशियो में स्पेसिफिक रहना है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में क्रेडिट आरएफओ होगा, स्टॉक टर्नओवर रेशियो में कॉस्ट ऑफ आरएफओ होगा, लेकिन अगर नहीं अवेलेबल हो तो सेल्स भी ले सकता है, एंड ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो में ट्रेड परचेज होगा। बाद बाकी सारे रेशियो में न्यूमरेटर में सेल्स ही होगा, सेल्स नॉट कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। तो अगर हम सपोज करो तुमसे पूछ ले फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो, तो फॉर्मूला क्या होगा, सेल्स बाय फिक्स एसेट्स। सीबीएसई में है फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो। और अगर हम तुमसे पूछे मनीषा नेट एसेट टर्नओवर रेशियो, आरएफओ बाय नेट एसेट, नेट एसेट्स का मतलब चलो नीतिका से पूछते, नेट एसेट्स का मतलब पता होना चाहिए, तुम्हारे भले ही नहीं है लेकिन नेट एसेट्स रिलेट कर सकता है, और नेट एसेट्स तुम लोग किया हुआ भी है, बस वो नाम नहीं पता है तुमको, से वो तो वर्किंग कैपिटल हो जाएगा, नेट करंट एसेट्स हो जाएगा। जैसे बोला करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, दिस इज कॉल्ड नेट करंट एसेट्स। नेट करंट एसेट्स को वर्किंग कैपिटल बोला जाता है, ये भी ध्यान रखना, दूसरा नाम याद रख लेना, नेट करंट एसेट्स इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, जिसको तुम वर्किंग कैपिटल बोलता है वही नेट करंट एसेट्स है। अब एक हिंट्स मिल चुका होगा, ये बोल रहा है टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, वो माइनस करंट लायबिलिटी नहीं करेगा, पूरा लायबिलिटी कर देगा। नेट एसेट्स मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, तो टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इज द नेट एसेट्स। तो नेट एसेट्स का दूसरा नाम कैपिटल एम्प्लॉयड है, ध्यान रखना, ये खाली सीबीएसई आईएससी स्पेसिफिक नहीं है, नेट एसेट्स कहीं पे भी दे सकता है। नेट एसेट्स का मतलब होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये कैपिटल टर्नओवर रेशियो हो गया, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय, नहीं सॉरी, सेल्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो यहां पे तुम लिख के भी दिया था, ठीक है। रेशियोज हम लोग सारा डिस्कस कर लिए हैं, एक बार घर में जाके जब अपने फास्ट ट्रैक करते हैं ना तो तुम लोग का एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है, घर में जाके फिर रिवाइज कर लो, उससे क्या होता है वो अच्छा समझ में आ जाता है। तो अब एक काम करो, अब हम लोग पहले ना कुछ पेपर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तुम लोगों से आईएससी में स्पेसिफिक 8 मार्क क्वेश्चन पूछेगा, 8 नंबर का रेशियो पूछेगा, जिसमें 2 नंबर एमसीक्यू रहेगा और 6 नंबर नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा। और सीबीएसई में स्पेसिफिक नहीं दे रखा है, वो 12 नंबर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पूरा डाल रखा है,
दैट इंक्लूड्स वो जो तुम लोग का कॉमन साइज एक्सेट्रा प्लस रेशियो भी। तो जनरली सीबीएसई में ये 6 मार्क्स अप्रोक्स का पूछता है। ठीक है, तो अभी एक काम करो, इसमें आओ, हम लोग 2024 का पेपर हम पहले लिए हैं। कुछ एमसीक्यू पोर्शन हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। ठीक है, देखो यहां पे तुम लोगों से हम टिक लगा दे रहे हैं, कौन सा अपना तीन पार्ट में हम टिक लगाया है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल एसेट्स एंड द करंट लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स और करंट लायबिलिटी के डिफरेंस को क्या बोलते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट। A company has a quick ratio of 1.8:1. Mention this ratio will improve, reduce, not change after it sells a machine worth rupees 1,20,000 at a loss of 20,000. देखो वैसे ना तुम लोग इसको सॉल्व करके भी कर सकता है, जो तुम लोग को बताया हुआ है पहले, बट जनरली एक चीज ध्यान रखना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दो ही चीज होता है ना, 1 मार्क क्वेश्चन में वो अप्लाई करना कंसेप्ट। न्यूमरेटर इंक्रीज होगा तो रेशियो, न्यूमरेटर डिक्रीज होगा तो रेशियो डिक्रीज होगा, और डिनोमिनेटर के लिए उसका उल्टा होगा। डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा तो रेशियो डिक्रीज करेगा, डिनोमिनेटर डिक्रीज करेगा तो रेशियो इंप्रूव करेगा। बट व्हाट इफ अगर दोनों बढ़ जाए तो, दोनों बढ़ जाए तो शायद करके देखना पड़ेगा, तुम ऐसे आंसर नहीं दे पाएगा, या कुछ होता है दोनों बढ़ जाएगा तो रेशियो डिक्रीज करता है या इंक्रीज करता है, कुछ ऐसा है। बट बेटर रहेगा, आई विल सजेस्ट तुम लोग दोनों अगर बढ़ जाए या दोनों अगर घट जाए ना, तो एक बार कैलकुलेट करके देख लेना, या फिर तुम लोग अपना बैठ के 2-4 सम सॉल्व करके फॉर्मूला सेट कर लेना। अब इसमें आओ, इसमें क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है कि हम लोग एक मशीन को बेचे 1,20,000 का एट अ लॉस ऑफ 30,000, मतलब 90,000 में बेचे। तो इससे रेशियो में क्या इफेक्ट पड़ेगा? आदर्श जल्दी बता। पहले तुम कंपोनेंट्स ऑफ द रेशियो देख लेना। कंपोनेंट्स ऑफ द रेशियो इज क्विक एसेट बाय करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं होगा, होगा क्या? अब ऊपर क्विक एसेट्स में कैश बढ़ जाएगा, ये बेचा तो है तो 90,000 तो आया है ना, 90,000 तो आ रहा है, कैश एंड बैंक तो बढ़ेगा, कैश एंड बैंक बढ़ती तो क्विक एसेट बढ़ जाएगा, मतलब न्यूमिनेटर विल इंक्रीज, मतलब रेशियो विल इंक्रीज। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ। इसके बाद क्या पूछ रहा है? अब देखो ये सब चीज जो क्वेश्चन तुम लोगों से पूछ रहा है ना आईएससी, 100 लाना आसान नहीं करेगा, क्योंकि तुमको ना क्वेश्चंस पे मतलब थोड़ा सा टॉपिक पे अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, देन ओनली यू कैन आंसर। जैसे ये पूछ रहा है देखो, विथ रीजन पूछा है, छोटा सा रीजन देना है, बट रीजन देना होगा। ये बोल रहा है कि देखो तुम्हारा क्रेडिटर्स किस कंपनी को लोन देना पसंद करेगा, जिसका हाई डेट इक्विटी रेशियो हो या लो डेट इक्विटी रेशियो। लो डेट, क्यों लो डेट इक्विटी? क्योंकि यस, ज्यादा बेटर आंसर इज वो डेट पे रिलाई नहीं करता है, खुद पे ज्यादा रिलाई करता है। डेट इक्विटी रेशियो अगर लो है तो तुम्हारा इक्विटी पे ज्यादा डिपेंडेंस है, डेट पे कम डिपेंडेंस है, तो तुम खुद अपने आप पे ज्यादा डिपेंड करते हो, तो उसको ज्यादा प्रेफर करें। देखो तुम लोग सारा सम्स किया हुआ है, फिर भी देखते हैं सही करता है कि गलत करता है। 14th 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। 14th का 1 पहले तुम लोग एक बार अपने आप सॉल्व करोगे, फिर हम सॉल्व करेगा। इसमें पूछा क्या है? बोल रहा प्रेफरेंस डिविडेंड निकाल के दे दो। तो जो लोग नहीं किया जल्दी से देख लो, और जो लोग कर लिया सेकंड वाला में मूव करना है तो कर जाओ। देखो इसमें बोल रहा है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है, ठीक है। हम लोगों का ईपीएस भी अवेलेबल है, प्रेफरेंस डिविडेंड पूछ रहा है। प्रेफरेंस डिविडेंड कैसे आता है पता है? पैट जो निकलता है ना, पैट में से जब प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते हैं तो हम लोगों को इक्विटी अर्निंग्स मिलती है। तो तुमको देखो प्रेफरेंस डिविडेंड तो पूछ रहा है, प्रेफरेंसेस देके उसका रेट दिया नहीं है, तो यानी तुमको ये दो नोट्स निकालना है, पैट निकालना है, इक्विटी अर्निंग्स निकालना है, काम हो जाए। तो तुमको इक्विटी अर्निंग निकालने के लिए क्या करना चाहिए? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स पता है क्या? 40 लाख डिवाइडेड बाई 15 है,
10 फेस वैल्यू से डिवाइड होगा। 4 लाख नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है, तो ईपीएस कितना हो जाएगा? 4 लाख इंटू 2.75 ना सर, ईपीएस तो दिया हुआ है। इक्विटी अर्निंग कितना हो जाएगा? एक शेयर पे 2 रुपया 75 पैसा कमा रहे हो, तो 4 लाख शेयर्स पे कितना कमा रहे हो? 4 लाख इंटू 2 रुपया 75 पैसा। क्लियर है ये? तो ठीक है ना, एक शेयर पे तुम 2 रुपया 75 पैसा कमा रहे हैं, दैट इज ईपीएस। 4 लाख शेयर पे कितना कमाया? मल्टीप्लाई कर देगा, दैट इज इक्विटी अर्निंग्स। तो इक्विटी अर्निंग्स आ गया मेरा 4 लाख इंटू 2 रुपया 75 पैसा, 11 लाख। 11 लाख इक्विटी अर्निंग है। पैट कितना है? पैट तो इजीली निकल आएगा, पीबीटी पता है, उसमें टैक्स रेट दिया हुआ है, माइनस कर दे 30%, तो कितना आ गया? 14 लैक्स। तो मेरे को पता है पैट मेरा 14 लैक्स था, इक्विटी अर्निंग 11 लाख है, तो बीच का 3 लाख गया कहां? प्रेफरेंस डिविडेंड में गया, तो प्रेफरेंस डिविडेंड पता चल गया। ये सब निकाल लेना, मतलब पैट कैलकुलेट करके दिखा देना, एग्जाम में इस तरह मत कर देना, पैट कैलकुलेट करना अलग से, इक्विटी अर्निंग कैलकुलेट करना अलग से, दोनों का डिफरेंस निकाल देना, दैट इज अ प्रेफरेंस डिविडेंड। अब देखो यहां पैट अपना प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है ना, उसमें से टैक्स माइनस कर दिया, टैक्स रेट दिया हुआ 30%। अच्छा अब आओ नंबर 2, देखो लिख दिया, अप टू 2 डेसिमल प्लेस निकालना है, ज्यादा निकालने से प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या पूछा है? करंट रेशियो। देखो करंट रेशियो पूछा है, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। अब करंट एसेट्स लेते समय तुम क्या लोगे? स्टॉक लोगे। स्टॉक में याद रखना क्लोजिंग स्टॉक लेंगे, ओपनिंग स्टॉक लोग जान पूछ के दिया है कि तुम ले लो। तो यहां पे अपने क्लोजिंग इन्वेंट्री लेंगे रॉ मटेरियल्स का, क्लोजिंग इन्वेंट्री लेंगे फिनिश गुड्स का, डब्ल्यूआईपी का, एंड अदर करंट एसेट्स भी है ना, हाँ, तो इनको भी ले लेंगे। इन तीनों चीजों को लेंगे तो मेरे को पता चल जाएगा करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी दिया हुआ ही है, यू विल गेट द आंसर। 2 डेसिमल प्लेस था 4.08:1। इसमें राउंड ऑफ करना सीख लेना, क्योंकि 2 डेसिमल जैसे 4.08888 है, तो उसको क्या लिखोगे? 4.09 लिखेंगे। ये सब तो पता है सबको। चलो नेक्स्ट आओ, थर्ड वन। हंसी का आरओआई का फॉर्मूला बताइए, यही पूछ रहा है, बोल रहा आरओआई का फॉर्मूला क्या होगा? ईबीआईटी बाई कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ठीक है, ये बोल रहा है यू हैव द प्रोवाइडेड विद द 2 कंपोनेंट्स, मेरे को कैपिटल एम्प्लॉयड पता है, उसका रेशियो पता है, तो क्या नहीं पता है थर्ड कंपोनेंट? ईबीआईटी, वही तो निकालना है। तो उसके लिए तो फॉर्मूला भी यूज करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड का 20% इज ईबीआईटी, है ना? यही तो बोलना चाह रहा है ये, आरओआई तो यही बोल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? 50 लाख का 20%, दैट इज 10 लाख। नेक्स्ट, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फॉर्मूला क्या होगा? सेल्स बाय वर्किंग कैपिटल, बट वर्ड सेल्स मत यूज करना, आरएफओ यूज करना, कॉस्ट ऑफ आरएफओ नहीं, आरएफओ। अच्छा यहां पे देख लो क्या क्या आरएफओ दिया हुआ है शायद, आरएफओ डायरेक्ट नहीं दिया हुआ, निकाल लोगे तुम। 12 लाख में 25% डायरेक्ट अप्लाई करे क्या? फ्री कॉस्ट पे दिया है, तो 3 लाख होगा, मतलब आरएफओ कितना हो गया? 15 लाख। आरएफओ पता चल गया, डिवाइडेड बाई वर्किंग कैपिटल, तो टेक करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, वेयर करंट एसेट्स में कैश है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है, एंड इन्वेंट्री भी है, उसमें से माइनस क्या कर दोगे? 10 लाख रुपया, नहीं 5 लाख माइनस कर देंगे, तो 10 लाख बच रहा है क्या? 1.5 टाइम्स। ठीक है।
और एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे तुम लोग का जब हम पेपर्स अब मॉक टेस्ट लेना चालू करेगा ना, तो जो तुम लोग नहीं दे पाओगे ना किसी जेन्युइन रीजन से, घर में प्रॉपरली सॉल्व करना, अगर अच्छा मार्क्स चाहिए तो। चलो देखो, तो इसमें 2025 का पेपर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11, दो पार्ट है, 1 और 2, 1 और 2 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। ये 1 से रिलेटेड है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दिख नहीं रहा है? नहीं दिख रहा? अच्छा, मतलब वो ठीक से दिख नहीं रहा है, दिख रहा है ना कि नहीं दिख रहा है? तेज नहीं है वो से, आज डिस्कनेक्टेड है। एक मिनट रुको। तब तक तुम लोग चाहो तो उसमें से देखो ना, तुम लोग के पास ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करके देना है। एवरेज इन्वेंट्री, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है, तो तुम लोग को कॉस्ट ऑफ आरएफओ तो मिल गया होगा। कॉस्ट ऑफ आरएफओ तो 25% प्रॉफिट है, कॉस्ट पे ही है, तो 48,000 का 25% डायरेक्ट निकाल दो, 12,000 ना। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज 12,000। हो गया ना सभी का? नेक्स्ट, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। कितना आंसर आ रहा है जल्दी बताओ? 6 टाइम्स क्या? 2,70,000। तो क्लोजिंग कितना है? नेट क्लोजिंग लिखा है, नेट क्लोजिंग मतलब पीबीडीडी लेस किया हुआ है, और अपने को इसको एड बैक करना पड़ेगा। सेम गलती करो सबको। 5.4 कहाँ आ रहा है? 4.91 समथिंग आ रहा है। कैसे 5.4 बता, एक बार एक्सप्लेन कर। हाँ, ऐड किया तो ये हो गया 55,000। इसका एवरेज निकालेंगे। क्लोजिंग तो ओपनिंग है कहाँ तेरे पास? ओपनिंग है कहाँ? कैसे निकालेगा ओपनिंग? बजाज हिंदुस्तान, ये एक्चुअल में लिस्टेड कंपनी है, शुगर का ही है।
राजेश शुगर एंड एथेनॉल प्रोड्यूसर्स है। कंपनी डूब रहा था, उसको रिवाइव करने के लिए कंपनी सोच रहा है 2500 करोड़ का फ्रेश इक्विटी शेयर्स इशू करके अमाउंट अरेंज करते हैं। 1000 करोड़ ऑलरेडी अरेंज कर लिया। तो पूछ रहा है इससे ये दो रेशियो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इफेक्ट पड़ेगा मतलब बढ़ेगा घटेगा, नॉट अल्टर, यही बताना है। प्रोप्राइटरी रेशियो, पहले सोचना रेशियो क्या होता है। प्रोप्राइटरी रेशियो मतलब क्या हो गया, इक्विटी बाय टोटल एसेट। तो ये रेशियो इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? इंक्रीज। क्यों? इसमें लोगों को सोचना पड़ेगा। तुम डेटा लेके बता देना या देख लेना तुम लोग, क्योंकि ना बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा पता है? बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। इक्विटी तो बढ़ेगा ही भाई। इक्विटी आएगा कहां से, किस फॉर्म में आएगा? कैश फॉर्म में आएगा ना। तो वो कैश भी तो बैलेंस शीट में एसेट भी तो बढ़ाएगा। तो बोथ एसेट्स एंड मतलब बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विल इंक्रीज। तो उस पर देखना क्या इफेक्ट पड़ता है। या तो डेटा लेके एक्सप्लेन जल्दी से करके देख लेना, रफली कुछ भी डेटा ज्यूम करके कर लो ना। पहले से सपोज कर लो हम लोग का रेशियो जो था, अज्यूम कर लो 400/1000 था। 1 मार्क क्वेश्चन है, तुम सिंपली बताएगा इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा। तो एक बार डेटा लेके, ये था पहले से मान ले, तो ये था तो 40% है। अब हम लोग का हजार हजार और बढ़ गया, तो अब क्या हो गया 1400/2000। क्या हुआ? बढ़ गया, इंक्रीज करेगा, ठीक है। और शायद ऐसा होता भी है, अगर दो बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बढ़ता है तो रेशियो बढ़ता है। जब 5-6 बार एग्जांपल देके तुम लोग अपने माइंड में सेट करके रख लेना ना, ऐसा होता है। दोनों घटता है तो शायद रिड्यूस होता है, बट ये चेक कर लेना। अच्छा अब नेक्स्ट बताओ, डेट टू टोटल एसेट रेशियो। डेट टू टोटल एसेट रेशियो में खुशी बोल रही इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा? यस, कम होगा। क्यों? हाँ, सिर्फ एसेट्स बढ़ेगा, डेट में तो चेंज आएगा नहीं। डिनोमिनेटर विल इंक्रीज मतलब रेशियो विल रिड्यूस। कैसे लिया उसको अपनी मान लिया, मतलब ये आईएससी वोड किया सॉल्यूशन। ईपीएस कैलकुलेट करके देना है। उसी में क्वेश्चन नंबर 4। और देखो अभी जो रिवीजन सीरीज में हम लोग बहुत ज्यादा सम तो नहीं सॉल्व कर पा रहे, तो तुम लोग एक्स्ट्रा सम भी सॉल्व करो। मेरा नॉर्मल पहले जो सम कराया हुआ उसको देख लो कॉपी में, बुक्स जो है तुम्हारे पास उससे एक्स्ट्रा सम सॉल्व करो, जो डाउट लगे डाउट लेके पूछो। ईबीआईटी शायद हम लोगों को दिया हुआ है, क्या हुआ ना, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2,44,000। इस 2,44,000 में से सबसे पहले क्या माइनस करें? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या है? डिवेंचर्स का इंटरेस्ट होगा 50,000 और बैंक लोन का इंटरेस्ट कितना है? 24,000। मतलब 74,000 माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो अपना कितना बच रहा है? 1,70,000। दिस इज ईबीटी, मतलब पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस टैक्स माइनस करेंगे, जो दिया हुआ है दे दिया है 20,000 रुपया। क्या बना था प्रोविजन फॉर टैक्स? टैक्स पेड नहीं लिया जाता है, जितना टैक्स प्रॉफिट से निकालते हैं वो लिया जाता है, प्रॉफिट से जो निकाल रहे हैं वो प्रोविजन फॉर टैक्स होता है।
तुम लोग कैश फ्लो में इस चीज को समझा हुआ है, याद करो। प्रोविजन फॉर टैक्स मतलब जो क्रिएट करते हैं प्रॉफिट से, ये तो प्रॉफिट से निकाल रहा है ना, वही वाला पार्ट लेना है। टैक्स पेड में डिफर, तो यहाँ पे अपना अमाउंट आएगा 1,50,000। और ये जो देखो ये सब भी चीज क्या क्या ना, सम जो डायरेक्ट अगर कर रहा होगा बच्चा अच्छा कंफ्यूज हो जाएगा एग्जाम में कि 20,000 ले कि 18,000 ले। तो ऑलवेज ध्यान रखना टैक्स पेड नहीं लिया जाता है, टैक्स जो क्रिएट करते हैं वो लिया जाता है। तो ये अपना आ गया पैट। पैट में से हम लोग क्या माइनस कर दें, प्रेफरेंस डिविडेंड जो 2 लाख का 5% है, 10,000, तो 1,40 मेरे को मिला इक्विटी अर्निंग्स। तो इक्विटी अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 80,000 है, तो दिस डिवाइडेड बाय 80,000 कर देंगे, हम लोगों को पता चल जाएगा ईपीएस 1.75 रुपीस करके लिखना, रुपीस 1.75। छब्बीस का सैंपल पेपर क्वेश्चन नंबर 11, उसका वन पार्ट, पहला पार्ट। बोल रहा है 2,150 करोड़ हम लोग इक्विटी शेयर से अरेंज करेंगे, फंड को यूज करेंगे कुछ डेट को पे करने के लिए। तो कौन कौन सा रेशियो इंपैक्टेड होगा, सिर्फ ये पूछा है। क्या इंपैक्ट होगा ये नहीं पूछा, बोला कौन कौन सा रेशियो इंपैक्टेड होगा। तो देखो जहां जहां डेट और जहां जहां इक्विटी आएगा वो सारा रेशियो इंपैक्टेड होगा। मतलब डेट इक्विटी रेशियो इंपैक्टेड होगा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो नहीं इंपैक्ट होगा, ट्रेड रेशियो टर्नओवर रेशियो कोई इंपैक्ट नहीं होगा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्योंकि डेट इंपैक्ट होगा तो डेट के एसोसिएटेड पार्ट भी तो इंपैक्टेड होंगे, इंटरेस्ट भी तो कम होगा, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी इंपैक्टेड होगा। तो आंसर इज पी एंड एस। कहाँ गया ये? अच्छा ये क्वेश्चन इधर रेशियो से रिलेट नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी हम तुम लोगों से पूछ ले रहे हैं। मनीषा बता। वैसे राइट बोला है। ना सोचेगा, एक नंबर का क्वेश्चन है, इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। तनिष्क, कैसे निकाला परसेंटेज, सिखा मेरे को। अंशिका, फाइनेंसिंग, अंशिका राइट है, फाइनेंसिंग होगा। कॉल सिनेरियर का इंटरेस्ट है, कॉल सिनेरियर किसका रहता है, शेयर कैपिटल से तो रहता है, तो शेयर कैपिटल एंड एसोसिएट तो फाइनेंसिंग ही होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। ये भी रेशियो है। तो वो इस तरह का क्वेश्चन देगा जो गड़बड़ तुम लोग कर सकते हैं, तब प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं। करंट रेशियो फर्म के शॉर्ट टर्म या करंट लाइबिलिटीज को पे करने की कैपेसिटी को बताया हम लोगों को। करंट रेशियो लेस देन 1 बताता है कि बिजनेस का डेट्स ड्यू विद इन 12 मंथ्स आर मोर सिग्निफिकेंट देन इट्स एसेट्स। ठीक है, करंट ऑब्लिगेशन ज्यादा है करंट लाइबिलिटी से। Conversely, a ratio greater than 1 indicates the company has sufficient assets to cover its short-term obligations. सही है। Yes, based on the above extract,
explain why a very high current ratio might not always indicate an optimal financial health. देखो 2:1 को हम लोग ऑप्टिमल रेशियो मानते हैं, 4:1, 5:1, 6:1 को भी मानेंगे क्या? इसका मतलब बहुत ज्यादा पैसा अपना वर्किंग कैपिटल में ब्लॉक्ड हो जा रहा है, लाइक बेसिकली स्टॉक में पैसा ज्यादा ब्लॉक हो जा रहा है, डेटस में पैसा ज्यादा ब्लॉक हो जा रहा है, तो एफिशिएंसी तो नहीं आ रहा है ना उतना। तो वेरी हाई वर्क, ये जो वर्किंग कैपिटल रेशियो दैट इज अ करंट रेशियो, ये डिनोट करता है इट माइट बी, क्योंकि जरूरी नहीं है, इट माइट बी तुम कैश ज्यादा रख के रखा हो, इट माइट भी तुम स्टॉक में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रख के रखा हो, पैसा पड़ा हुआ है स्टॉक में, कुछ स्टॉक का मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, डेटस में ज्यादा पैसा लगा हुआ, कलेक्शन ही नहीं हो रहा है, यही डिनोट करेगा वेरी हाई करंट रेशियो। तो ये अच्छा नहीं है ऑर्गेनाइजेशन की। अब देखो ये सब चीज ना, जैसे हम लोग तो इसके बेस पे एक तो डिस्कस कर लिए, ऐसा कुछ और डाल दिया, तो एट द टाइम एग्जाम में तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग मैटर करे, तुम क्या कर, तो चैप्टर का अंडरस्टैंडिंग अच्छा होगा तो तुम लिख सकते हो। देखो इसमें क्या पूछा है 13th नंबर, तो बोलेगा कौन? अरे हम ये बोलना चाह रहे हैं तुमको, डेट तो इक्विटी तो पता है, डेट निकालना है, तो डेट निकालने के लिए तेरे को कैसे कैलकुलेट करे तुमको यहाँ पे नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल अगर करे तो क्या मिलता है? कैपिटल। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? दूसरा फॉर्मूला शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। तुमको कैपिटल एम्प्लॉयड पता है, शेयर होल्डर्स फंड पता है, ये निकल आएगा ना, और यही तो डेट होता है। रेशियो इजी होता है, लेकिन रेशियो में एप्लीकेशन होता है बहुत, जैसे एप्लीकेशन वर्ड यूज कर, एप्लीकेशन मतलब तुमको कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा देख यहाँ पे क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इफ, पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ आरएफओ डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ आरएफओ दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑफ आरएफओ। देख यहाँ पे ये 20% ऑफ आरएफओ और ऊपर कॉस्ट दिया हुआ, मतलब ये सेल्स पे दिया हुआ है, 20% मतलब 1/5, आरएफओ मतलब सेल्स पे 1/5 है, तो कॉस्ट पे कितना होगा? 1/4। तो लेकिन उसका काम है क्या, क्या काम है? अच्छा, हाँ तो आरएफओ निकालना पड़ेगा 3,20,000 प्लस 1/4 ऑफ 3,20,000 कितना होता है? 80,000, मतलब 4 लाख। आरएफओ इस 4 लाख, ओपनिंग इन्वेंट्री आरएफओ का 10% है, मतलब 40,000 है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग का 1/4 टाइम्स है, मतलब 1,60,000। तो सम हो जाएगा आराम से। 3,20,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख, कैसे 2 लाख? एवरेज लेंगे ना, 1,60,000 प्लस 40,000। और एग्जाम में ऐसा गलती मत कर देना जो अभी ये कर रही है, उसी तुम कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत करता रहता है, नहीं होना चाहिए, इसके चलते 2-3 नंबर गड़बड़ होगा। ऑपरेटिंग रेशियो, पहले ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला में चले जाओ। कॉस्ट ऑफ नहीं, ऑपरेटिंग कॉस्ट बाई आरएफओ। ऑपरेटिंग कॉस्ट में फिर माइनस प्लस नहीं लिखिएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्लूड्स ऑल सब चीज। अब लिखना होगा तो तुम लिखेगा कॉस्ट ऑफ आरएफओ प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम्स। तो चलो पहले तो अपने कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकालते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस वेजेस प्लस कैरेज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, इससे हम लोगों को कॉस्ट ऑफ आरएफओ मिल जाएगा। कितना आ रहा है? 1,02,000। ठीक है, और अगर कॉस्ट ऑफ आरएफओ में हम ग्रॉस प्रॉफिट ऐड कर दे तो आरएफओ मिल जाएगा, मिल जाएगा ना।
कॉस्ट ऑफ आरएफओ प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यहां पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या दिखाई दे रहा है अंशिका? एक दो ही खर्चा दिखाई दे रहा है, ये तो हमने डायरेक्ट में ले चुके हैं, वेजेस और कैरेज इनवर्ड। एक डेप्रिसिएशन दिखाई दे रहा है, अमोर्टाइजेशन दिखाई दे रहा है। अमोर्टाइजेशन में स्पेसिफिक नहीं है कि गुडविल का है तो नहीं लेंगे, नॉन ऑपरेटिंग हो जाएगा। तो ऑपरेटिंग में क्या आएगा? सिर्फ डेप्रिसिएशन। अमोर्टाइजेशन में अभी भी तो बताया था, स्पेसिफिक नहीं है ना, गुडविल का अमोर्टाइजेशन है तो अमोर्टाइजेशन और किसी का भी तो हो सकता है, तो हम लोग इग्नोर कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग। एंड इसके साथ साथ अब अपने क्या ले लें, कोई ऑपरेटिंग इनकम है तो माइनस कर दूं, नहीं है तो अपना ऑपरेटिंग कॉस्ट तो आ गया, कितना हो गया? 1,20,000। और आरएफओ कितना? 1,50,000। 1,20,000 डिवाइडेड बाई 1,50,000। 80% इज द ऑपरेटिंग रेशियो। अदर्स 80% हो गया। तुम इसमें ऑल्टरनेट सॉल्यूशन में जा सकते हो, तुम बोलेगा ये अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल है, तो लेकिन अज्यूम करना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ तो मेरे को, अगर तुम बता तो ऑपरेटिंग रेशियो इज 80%, व्हाट अबाउट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो? यस कर लिया। अब नेक्स्ट आ जाओ, इसके बाद क्या दिया है? क्विक रेशियो। वैसे ना जो तुम लोग को 6 मार्क क्वेश्चन रेशियो को देता है ना, उसमें 4 क्वेश्चन देता है, बोलता 3 करो, एक ऑप्शन में छूट सकता है। देख यहाँ पे दिया हुआ भी होगा, ये रहा एनी 3, हर पार्ट में दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 एनी 3। ये आईएससी का पैटर्न यही है। अब लास्ट वाला क्या दे रहा है? पूरा क्विक रेशियो 2:1 है, बताओ क्या होगा? क्यों? रीजन बता। बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड होगा तो एंट्री क्या होगा? डेटर्स टू बैंक। करंट एसेट्स बढ़ेगा, करंट एसेट्स घटेगा, नो चेंज। नेक्स्ट, डिवेंचर इशूड फॉर परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। डिवेंचर, इसमें भी नो चेंज होगा, कोई चेंज नहीं होगा। एक बार सीबीएसई का देखते हैं सैंपल पेपर। ये देखो क्वेश्चन नंबर 33। नॉर्मली आंसर देने का कोशिश करो, न्यूमेरिकल्स लिए बिना। क्विक रेशियो का बात किया है, बोला गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, रेशियो इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा कि नो अल्टर? डिक्रीज करेगा। रीजन, क्रेडिटर्स डिनोमिनेटर बढ़ेगा, क्योंकि तुम गुड्स खरीद रहे हैं, स्टॉक में तो इंपैक्ट ही नहीं आएगा, क्विक रेशियो है। क्योंकि एसेट में कोई इंपैक्ट नहीं है, लेकिन करंट लायबिलिटी विल इंक्रीज, डिनोमिनेटर इंक्रीज तो रेशियो विल रिड्यूस। और अगर प्रॉब्लम लगे तो मार्क्स नहीं जाना चाहिए, अज्यूम करके डेटा लेके कर देना सर। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड, लाइबिलिटी भी कम हुआ और एसेट भी कम हुआ, तो रिड्यूस होना चाहिए, फिर भी एक बार चेक कर लेना। ये दोनों में जो अफेक्ट आ रहा है ना, एक बार 2-3 एग्जांपल्स देके सेट करके देखना, जो आएगा वही सेट होगा हमेशा। और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एट अ 20% लॉस, इंक्रीज होगा क्योंकि पैसा कैश आ रहा है। इश्यू ऑफ डिवेंचर एट अ प्रीमियम टू वेंडर, नो चेंज। ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा। इसके बाद वाला भी देख लो, इजी सा है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ आरएफ को दिया हुआ है, जीपी रेट दिया हुआ है।
जीपी रेट सिर्फ 20% दिया है, दैट मीन्स ये तुम्हारा सेल्स पे है। 1/4 ऑन कॉस्ट, मतलब सेल्स पे होगा 1/5, और 6 लाख कॉस्ट पे, तो कॉस्ट पे ही दिया हुआ है, दिया हुआ है तो बताया हुआ कॉस्ट, ठीक है, और कॉस्ट पे डेटा अवेलेबल है। तो अपने 6 लाख का 25% अगर निकालते हैं तो कितना आ जाएगा? 1.5 लाख। मतलब अपना सेल्स होगा 7.5 लाख, जिसमें बोल रहा है कैश सेल्स 20% ऑफ द टोटल सेल्स है, ये टोटल सेल्स ही तो दिया हुआ है, यानी क्रेडिट सेल्स कितना होगा? 80%। तो 7.5 लाख का 80% 6 लाख क्रेडिट सेल्स आ गया, डिवाइडेड बाई एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, बट यहाँ पे अब एक कंफ्यूजन है, ये डेटा जो दिया है वह कुछ बोला नहीं है, तो ये नेट डेटा है कि ग्रॉस डेटा है? एज्यूम नहीं, एक जैसे डिफॉल्ट वैल्यू रहता है, वैसे कुछ बोला नहीं है, तो इसको नेट वर्ड तो ये लोग नेट मेंशन करता है, तो इसका मतलब ये ओपनिंग डेटर क्लोजिंग डेटर अपना ग्रॉस है, हम माइनस नहीं किया हुआ है, तो बस ठीक है, अपने डायरेक्ट ले लेंगे, तो 2 लाख प्लस 1 लाख 3 लाख, 3 लाख डिवाइडेड बाई 2, 1.5 लाख, 4 टाइम्स ना। ठीक है, ये भी हो गया, पेपर्स अपने सॉल्व किया आज डिस्कस करते हुए। और अब तुम लोग एक काम और करना, अभी और कुछ नहीं कर रहे हैं, तुम लोग एक काम करना, घर में जाके जो पहले का किया हुआ उसमें से कुछ कुछ देख लेना, बुक से सॉल्व करना, और प्रैक्टिस सेशन ये सब तुम लोग का अलॉटेड रहेगा ही, उसमें भी आके डाउट्स पूछो, डिस्कस करो, फिर कैश फ्लो कर लेते हैं, फिर कैश फ्लो का डाउट पूछना, उसके बाद तो सभी चीज कंप्लीटेड रहेगा। आज शेड्यूल 3 रहेगा और तेरा वो रहेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, नहीं प्रैक्टिस सेशन रहेगा।